इतना बड़ा अमाउंट का जो बजट होता है, इतना खर्च करने के बाद अगर एयर कंडीशनर कूलिंग ना करे तो क्या होगा? फिर इतना इतना अमाउंट खर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा फ़ैन लगा लें या फिर वाटर कूलर लगा लें। एयर कंडीशनर लोग इंस्टॉल करवाते हैं ताकि कूलिंग बेस्ट मिले। तो ऐसे ही हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है कि रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है, R32 रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट कोई भी हो, इससे मतलब नहीं, R22, R410, R32, R290 कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, तो अगर कूलिंग नहीं कर रहा है, कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं जो जा करके ये बता देते हैं हाँ कूलिंग इतना हो रहा है, इतना ही कूलिंग होगा। उतना ही कूलिंग कैसे होगा? कूलिंग पूरा मेंटेन होना चाहिए। अगर रूम के हिसाब से, रूम साइज़ के हिसाब से एसी इंस्टॉल है तो रूम पूरा चिल्ड होना चाहिए। टेम्परेचर जितना, जो सबसे नीचे वाला टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 16 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर जा कर के कंप्रेसर ऑटोमेटिक ट्रिप होना चाहिए। ऑटोमेटिक अगर इन्वर्टर एसी है तो उसकी फ्रिक्वेंसी लो होनी चाहिए ताकि ऐसा लगे कि हाँ रूम में कूलिंग मेंटेन हो गया है। लेकिन कस्टमर कहते हैं कि हमारे रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है, टेक्नीशियन आए बताए कि इतना ही कूलिंग होगा। अब कूलिंग कितना होना चाहिए मैं थोड़ा मोटी मोटा बताऊंगा, जैसे मैं बिल्कुल क्लियर इतना नहीं बताऊंगा, मैं आपको मोटी मोटा बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ रूम में कूलिंग कितना होना चाहिए। चाहे वो R22 हो, R410 हो, R32 हो, सभी रेफ्रिजरेंट का काम होता है कूलिंग करना। और कोई भी किसी भी ब्रांड का एयर कंडीशनर हो, कूलिंग अच्छे करते हैं सारे। बस ब्रांड का डिफरेंस होता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड बनाती हैं अपना, और अलग अलग रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है। R22 जो कि ज़्यादा लोड लेकर के चलता था और एम्पियर ज़्यादा लेता था और उसके साथ में बिजली का खपत भी ज़्यादा होता था, इसलिए मार्केट में लॉन्च हुआ R410, R32, R290, जिससे क्या हो कि उसमें बिजली का खपत कम होता है, लोड कम लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजली का बिल जो है ना वो कम आता है। यही डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक की। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बात करते हैं टॉपिक की। छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कूलिंग, तो हमारा कूलिंग कितना होना चाहिए? रूम में अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप चेक कर सकते हैं कि रूम में कूलिंग कितनी है। पहले ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपका एयर कंडीशनर जो लगा है 1 टन का है, 1.5 टन का है, कितने के आपका रूम साइज़ कितना है, उस हिसाब से आपका एसी लगा है कि नहीं। वैसे भी आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उनके रूम का साइज़ क्या होना चाहिए। रूम का साइज़ कितना है उस हिसाब से आपका एयर कंडीशनर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि मानिए कि अगर 10 बाई 10 का रूम है तो वहाँ पर 1.5 टन का अगर एयर कंडीशनर हो तो काफ़ी है उसके लिए। 10 बाई 10 का रूम है, उसे कम से कम समय में बहुत अच्छे तरह से चिल्ड कर देगा। वैसे 10 बाई 10 के रूम में 1 टन का भी एसी सही होता है, सही माना जाता है। लेकिन 10 बाई 10 के रूम में लोग 1.5 टन का एसी लगवाते हैं। अगर 15 बाई 15 का रूम है तो भी 1.5 टन का एसी है तो परफेक्ट है। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन कूलिंग कर देगा बेस्ट। तो इससे होता है कि अगर आपका रूम साइज़ बहुत बड़ा है, यानी कि 20 बाई 20 का है, उसमें आपने 1.5 टन का एसी लगवाया है तो फिर जल्दी कूलिंग नहीं करेगा, कूलिंग मेंटेन नहीं होगा। अगर आपने रूम साइज़ के हिसाब से एसी इंस्टॉल किया है तो आपका रूम बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। जैसे कि आपके पास थर्मामीटर है और आपने 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट किया है, आपने एसी को चला रहे हैं, तो लगभग आधे घंटे 45 मिनट में या फिर 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 45 मिनट के बाद आपका जो आपने सेट किया है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर थर्मामीटर से चेक करते हैं तो वहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिल जाना चाहिए 45 मिनट में, या फिर 1 घंटा बहुत ज़्यादा मैं बता दिया। तो उतने में 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए आपका रूम। अगर नहीं हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, या फिर कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, या फिर आपके रूम में प्रॉब्लम है, यानी कि रूम का दरवाज़ा बार बार खुल रहा है, या फिर सनलाइट सीधा आपके वॉल पर पड़ रहा है जहाँ पर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो वहाँ पर कूलिंग मेंटेन नहीं होगा। इसको समझ लीजिए। अगर सनलाइट सीधा आपके एयर कंडीशनर के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि इंडोर इस वाले वाल पे लगा है और सनलाइट सीधा इसके ऊपर से ही मार रहा है पीछे से, तो फिर ये एसी कूलिंग नहीं करेगा। या फिर इस वाला, जैसे मानिए कि इस साइड में एसी लगा हुआ है, मैं बता रहा हूँ जैसे एग्जांपल, इस साइड में आपका स्प्लिट एसी का इंडोर लगा हुआ है और इस साइड से सनलाइट बहुत तेज़ी से दोपहर के समय में
लगभग 11 बजे के बाद 12 बजे 12 1 2 3 बजे तक अगर सनलाइट बहुत तेज़ी से आपके रूम के ठीक ऊपर मार रहा है तो फिर आपका एसी कूलिंग जल्दी नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लेता है कूलिंग करने में। जहाँ मानिए कि 1 घंटे में मेंटेन होना चाहिए आपका टेम्परेचर, वहाँ पर 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन करेगा ज़रूर कूलिंग। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में भी 3 घंटे में भी कूलिंग ना करे, कंप्रेसर थोड़ा ज़्यादा देर तक चलेगा लेकिन कूलिंग मेंटेन कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन अगर आपके एसी में प्रॉब्लम है, यानी कि कंप्रेसर थोड़ा पुराना हो गया है, जैसे मानिए कि 2 साल से ऊपर 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, अगर थोड़ा सा कंप्रेसर का पंपिंग डाउन हो गया है या फिर हल्का फुल्का चोकिंग हो गया है, ऑयल चोकिंग, तो फिर समझ लीजिए कि कूलिंग सही से नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग कंप्लेन ऐसा करते हैं कि नया एसी होता है 1 साल के अंदर अंदर कूलिंग कम करने लगता है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको गैस चेक करना है, कहीं गैस लीक तो नहीं हो गया, गैस कम तो नहीं हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टॉल करने के बाद कभी होता है 1 साल में गैस कम हो जाता है स्प्लिट एसी में, तो गैस चेक करवा लें। अगर तो हम जिन्होंने पूछा है उन्होंने कहा कि गैस भी सही है लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर रूम साइज़ आप चेक कर लें कि रूम साइज़ कहीं बड़ा तो नहीं है, आपका दरवाज़ा बार बार खुल तो नहीं रहा है। अगर आपका दरवाज़ा बार बार नहीं खुल रहा है और गैस भी सही है तो फिर समझ लीजिए कि सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो सही से कूलिंग नहीं कर रहा है। या तो आउटडोर का फ़ैन कभी कभी चलते चलते रुक जा रहा है, या तो कंप्रेसर चलते चलते रुक जाता है, या तो इंडोर का ब्लोअर सही नहीं चल रहा है, या तो फिल्टर आपका गंदा है, आउटडोर आपका कंडेंसर गंदा है, ये सब चेक करना होता है। फाइनली सब कुछ सही है तो फिर आप चेक करिए कि कंप्रेसर कितनी देर चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कंप्रेसर चलते चलते ट्रिप हो जा रहा है बिना रूम में कूलिंग हुए। इंडोर का ब्लोअर स्पीड चेक कर लें, उसके बाद अगर सब कुछ सही है, आउटडोर का फैन मोटर भी सही चल रहा है, इंडोर का ब्लोअर मोटर भी सही चल रहा है और कंप्रेसर भी ट्रिप नहीं हो रहा है, गैस भी सही है, तो फिर समझ जाइए कि उसमें ऑयल चोकिंग है या फिर आपका कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है। तो वहाँ पर आपको पूरा गैस फिर से रिलीज़ करके, पूरा गैस उड़ा करके फिर से आपको वैक्यूम करके, और वैक्यूम जब आप गैस उड़ा देंगे पूरा तो आपको डायरेक्ट कंप्रेसर स्टार्ट करना है और उसका पंपिंग भी चेक करना है। हो सकता है पंपिंग लॉस हो, पंपिंग लो हो गया हो, तो पंपिंग अगर लो हो जाता है तो कूलिंग मेंटेन नहीं कर पाता है रूम में, ये समझ लीजिए। अगर पंपिंग भी सही है तो वैक्यूम करके अच्छी तरह से उसे फ्लश करके वैक्यूम करके गैस चार्ज करिए, फिर वो सही चलने लगेगा। अगर कंप्रेसर का पंपिंग डाउन नहीं है, कंप्रेसर परफेक्ट है तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।